हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ई स्मार्ट स्टडी। तो आपको पता है कि आपके चल रहे हैं एग्जाम्स और मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ क्लास 9th के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है, बिकॉज उन्हीं में से आपका पेपर पक्का सेट होने वाला है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे और इससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी ब्रश अप हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज क्लासिफाई देम एज होमो एंड हेट्रो। सो हमें पता है होमो एक वो चीज़ होती है जिसमें आपके पास पूरा का पूरा जो होता है एक प्योर सोल्यूशन ही रहता है, जैसे उसमें आपके जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है देर कम्प्लीटली मिक्स्ड, आप उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सोडा वाटर। हमें पता है कि जो सोडा वाटर है इट इज़ अ होमोजीनियस सोल्यूशन, बिकॉज जो सोडा वाटर है वो बिल्कुल क्लियर होता है, देर इज नथिंग लाइक एनीथिंग कि आप उसको सेपरेट कर सको। उसके बाद आता है हमारे पास कोल। कोल हमारे पास क्या होता है, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस क्यों होता है, बिकॉज जो कोल होता है उसके अंदर हमारे पास छोटी छोटी इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बाद में सेपरेट कर सकते हैं। देयरफॉर कोल इज अ हेट्रोजीनस। वी हैव ब्लड। ब्लड तो हमें नाम से ही पता चल रहा है इट इज कम्प्लीटली हेट्रोजीनस, बिकॉज ब्लड के अंदर प्रोटीन्स भी हैं, हॉर्मोन्स भी हैं, सब कुछ है, एक प्योर सब्सटेंस वो नहीं है। नेक्स्ट वी हैव सॉइल। सॉइल भी हमारे को पता है इट्स हेट्रोजीनस, बिकॉज सॉइल के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो उसको कम्प्लीटली वो मिक्स नहीं करते। देन वी हैव विनेगर। विनेगर जो होता है उसे हम बोलते हैं सिरका, जो कि हम सैलड्स वगैरह में भी यूज करते हैं। इट्स कम्प्लीटली होमोजीनस, बिकॉज विनेगर के आप पार्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। सो दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली हाउ मच शुगर इज रिक्वायर्ड टू मेक 400 ग्राम ऑफ सोल्यूशन विद 20% कॉन्सेंट्रेशन। आपको कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला तो पता ही होगा, इट इज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दे दी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप डालोगे 20 इज इक्वल टू, ये हमेशा परसेंटेज में आएगी ना, तो 20 मास ऑफ सोल्यूट मतलब हाउ मच शुगर, अपने शुगर सोल्यूशन बनाया है। तो जो चीज़ कम अमाउंट में होती है वो होता है सोल्यूट, और जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है उसे हम बोलते हैं सोल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और दोनों को मिलकर क्या बनता है, हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है। और जो शुगर है हमारे पास, अब हमें वही बतानी है कितनी, तो इसको हम ले लेंगे x अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन में मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 400 ग्राम्स, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड टू मेक 400 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 400 दैट इज इक्वल्स टू 8000 ग्राम्स। ठीक है, तो 8000 ग्राम्स हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, 100 से, आंसर आ जाएगा 80 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड, मतलब 80 ग्राम ऑफ शुगर चाहिए आपको 400 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बनाने के लिए। सो इज दैट क्लियर। इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे बताओगे, हमें पता है कि जो मास ऑफ सोल्यूशन होता है इट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास आपके पास आ गया 80, ये आपको गिवन है 400, इनको माइनस कर दो, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मास भी आपके पास आ जाएगा। और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, वाटर, बिकॉज हमें शुगर सोल्यूशन बनाना है तो वो एक्वस होगा, यानी कि पानी में बनेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डू नॉट सेटल। आपको पता है हमारे पास 3 तरह की हमें चीजें पड़ी हैं, ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। जिसमें जो ट्रू सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा उसके पार्टिकल्स इतने प्रिसाइज होते हैं, वो पूरी तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं, तो वो पूरी तरह से उसके अंदर ही मिक्स्ड रहती हैं और वो उनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं होती। जो हमारे पास सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट से थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर्स। इनके बीच में जो साइज होता है उनका 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है सस्पेंशन का, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। बट अगर हम कोलॉइड की बात करें, कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच बीच में होते हैं। उससे क्या होता है कि जो ग्रेविटी होती है वो उनको अपनी तरफ पूरी तरह सेटल नहीं कर पाती, थोड़े से पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर ही सस्पेंडेड रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मास विच इज बिटवीन ट्रू सोल्यूशंस एंड सस्पेंशन। तो वो हमारे को एक और प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज ऑल्सो नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो इस आंसर में आप उस टिंडल इफेक्ट का भी थोड़ा बहुत डेफिनेशन को डाल के आओगे, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी शोन बाय ओनली कोलॉइड्स। सस्पेंशन शो करते हैं बट जब उनके सारे
पार्टिकल्स जैसे ग्रेविटी की वजह से बैठ जाएंगे तो सोल्यूशन में कोई पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, तो टिंडल इफेक्ट कौन ही शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 640 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है मास बाय मास, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है विच इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 80, ये हमें गिवन है 80 और ये हमें गिवन है 640, तो इसकी जगह हम डाल लेंगे 80 अपॉन 640 इंटू 100। ये भी क्या आंसर आ गया 1/8 इंटू 100। सो दिस इज 50/4, ये कितना आ जाएगा 25/2, ये आंसर आ जाएगा 12.5%। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई 12.5%। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने पूछा है सॉफ्ट मेटल बता दो। जो हमारे को पता है सॉफ्ट मेटल्स आर ऑलवेज सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम का सिंबल ये होता है, पोटेशियम का सिंबल ये होता है। लस्ट्रस नॉन मेटल, लस्ट्रस नॉन मेटल मतलब वो नॉन मेटल जो शाइन करे। मेटल्स तो सारे ही शाइन करते हैं बट नॉन मेटल कौन सा शाइन करता है, दैट इज आयोडीन। देन वी हैव लिक्विड नॉन मेटल। लिक्विड नॉन मेटल कौन होता है, लिक्विड मेटल कौन होता है, मरकरी। लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। देन वी हैव नॉन मेटल रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज कंबशन। कंबशन होता है जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली हर जगह ऑक्सीजन है और उसी के प्रेजेंस में कोई चीज आग पकड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई चीज आग भी नहीं पकड़ेगी, और हमें पता है ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। तो कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, किस गैस की, किस नॉन मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल, तो मेटल्स होते हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं, उनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो उनको बहुत देर तक मेल्ट करना उनको बहुत देर तक हीट करना पड़ता है कि वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाए। बट ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास सीजियम। सीजियम इज अ मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अदर मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल कौन से दूसरे मेटल्स हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन मेटल्स को छोड़ के यही एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन और परफ्यूम इन इट। सो आपको एक चीज पता है कि हम इसमें हमारी पाम पे हमें कोल्ड सेंसेशन, थोड़ी सी कोल्ड फीलिंग होती है जब भी हमारे हाथों पे एसीटोन मतलब नेल पेंट रिमूवर या कोई परफ्यूम लगे। ऐसा क्यों होता है, हमें पता है कि जो लिक्विड होता है इट गेट्स कन्वर्ट इनटू वेपर, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन होने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, हीट। अब वो हीट देनी कितनी पड़ती है, दैट इज लेटेंट हीट। What is latent heat? Amount of heat required to convert a particular state to another state. तो उसको हम बोलते हैं latent heat। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिक्विड से वेपर बना रही हूँ तो इसको हम बोलते हैं latent heat of vaporization, क्योंकि मैं उसे लिक्विड से वेपर में बना रही हूँ। और हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट पे हीट होती है। जैसे ही कोई एसीटोन या परफ्यूम आप लगाते हो, वो परफ्यूम का जो लिक्विड होता है हमारी बॉडी की लेटेंट हीट को लेता है, अपनी लेटेंट हीट लेके हमारी बॉडी की हीट को लेता है एज द लेटेंट हीट एंड इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर। और अब आपकी बॉडी में से हीट को लूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से पीछे कौन सी सेंसेशन रह जाएगी, कोल्ड सेंसेशन रह जाएगी। क्यों कोल्ड रह जाएगी, बिकॉज आपका जो हाथ था फॉर सपोज, उसके ऊपर जब परफ्यूम गिरा, उसने वेपराइज होना है। अब वो वेपराइज कैसे होगा, हमारी बॉडी की हीट को लेके। और वो कितनी हीट लेगा, लेटेंट हीट, क्योंकि लेटेंट हीट क्या थी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर स्टेट टू अनदर स्टेट। तो उसने हमारी बॉडी से हीट ली और वो वेपराइज हो गया। मतलब पीछे कौन सी सेंसेशन रह जाएगी, क्योंकि वो हीट कम होगी, इसका मतलब कूलिंग हो गई। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज The next question is effect of temperature on solubility। हमें पता है किसी भी चीज में घोलने के लिए, सॉल्युबलाइज करने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। क्यों, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो आपस में कोलाइड होंगे और वो आपस में सॉल्वेंट के अंदर, उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा solubility will increase, अगर टेम्परेचर घटेगा solubility will also decrease, so they are directly proportional।
ठीक, तो आपको 3 कंटेनर्स दिए हुए हैं, आपको 3 कंटेनर्स दिए हुए हैं ए, बी एंड सी, और उन्होंने पूछा किसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होगा। ऑब्वियसली आपको पता है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा, तो सबसे फास्ट इवेपोरेशन इसमें होगा, फिर जिसका सरफेस एरिया सबसे कम उसमें इवेपोरेशन सबसे स्लोएस्ट होगा। तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डाइवर इज एबल टू पास थ्रू द स्विमिंग पूल, मतलब स्विमिंग पूल में वो इजीली पानी में से पास हो जाता है। ऐसा क्यों है? हमें पता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेसेस होती है जिसकी वजह से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं उनमें बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से वो इजीली ब्रेक हो जाती हैं और डाइवर पानी में इजीली डाइव कर लेता है। तो इस कॉन्सेप्ट में आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस का, दोनों कॉन्सेप्ट्स को, नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर, क्योंकि हमें पता है जो नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं ये एक फिनोमिना शो करते हैं विच इज नोन as sublimation, that is solids directly converted into gases। तो अब वो solids directly gas बन जाएंगे, hence they show sublimation, therefore they disappear gradually। Question is, अगर आप केटल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर को ले रहे हो उसके बाद वो पूरी किचन को स्टीम से भर सकता है। कैसे? हमें पता है कि जो केटल है उसमें से पानी निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और वाटर वेपर जो होते हैं वो गैशियस फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि जो वाटर वेपर उसमें से निकल रहा है इट इज फिलिंग द किचन विद स्टीम, बिकॉज केटल के अंदर जब आप पानी गर्म करते हो पानी जो है वो अब्सॉर्ब करता है कुछ लेटेंट हीट और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में, और वेपर होती है गैशियस फॉर्म जो कि क्या होती है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है और वो पूरी किचन में इजीली फैल जाते हैं। तो स्टीम जो होती है उसमें वेपर्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती है एंड दे इजीली स्प्रेड आउट। क्वेश्चन इट टेक्स मोर टाइम टू कुक फूड इन द एल्टीट्यूड्स रादर देन इन प्लेन्स। एल्टीट्यूड्स में आपको पता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमें पता है जो प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर एल्टीट्यूड्स में प्रेशर कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो जो आपका खाना है उसको कम हीट अब्सॉर्ब होगी, जिसकी वजह से क्या होगा वो अच्छे से कुक नहीं होगा क्योंकि उसमें कम हीट अब्सॉर्ब हुई है। इसीलिए जो हमारे पास एल्टीट्यूड्स होते हैं या हाइट्स होती हैं वहां पे खाना बनने में टाइम लगता है, बिकॉज प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, खाना कम हीट को अब्सॉर्ब करता है। वेयर एज अगर वही खाना कुकर में बनाओगे तो कुकर में क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से अंदर का जो एरिया होगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और खाना एज कम्पेयर टू जब आप ओपन कंटेनर में बना रहे हो खाना थोड़ा जल्दी कुक होगा इन कुकर्स। So these were all the questions for the chapter matter in our surroundings, and questions are very important for your examinations, so do consider them once and also practice them.